हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आज आंग्ल तिब्बत युद्ध के बारे में। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने अभी पढ़ा है आंग्ल सिख युद्ध के बारे में और आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में। अभी आज हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं आंग्ल तिब्बत युद्ध के बारे में। दोस्तों, आंग्ल तिब्बत युद्ध जो है 1903 से लेकर के 1904 के बीच में यह लड़ा गया था। यह आंग्ल तिब्बत युद्ध 1903 से 1904 के बीच में। इसमें मुख्य नेतृत्वकर्ता अंग्रेज की तरफ से ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये है कर्नल यंग हस्बैंड, ये अंग्रेज के तरफ से थे। और उधर दूसरी तरफ से यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है 13वां दलाई लामा, तिब्बत की तरफ से थे 13वां दलाई लामा। इनका मूल नाम जो है लहामो धोंडुप है। इनका मूल नाम क्या है? लहामो धोंडुप। 13वां दलाई लामा का नाम लहामो धोंडुप है, ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों का इसमें मुख्य योगदान रहा आंग्ल और तिब्बत युद्ध जो लड़ा गया। इसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक मैप से इससे पहले तिब्बत का क्षेत्र क्लियर कर लें कि भारत से कैसे किस प्रकार से यह लगा हुआ है। आइए आगे चलते हैं, हम लोग मैप के माध्यम से इसको एक बार इसके क्षेत्र विस्तार को देख लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग समझ पाएंगे। चलिए, क्षेत्र सीमा यदि हम लोग देखें तो क्षेत्र सीमा में यदि यहाँ पे हम लोग बनाना चाहें तो इंडिया का मैप यदि इसको हम इस हिसाब से देखें, जो कि लगातार हम लोग मैप के माध्यम से ही इन चीज़ों को समझते जा रहे हैं और इससे ज़्यादा क्लैरिटी रहता है। मैप से पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं। ऐसे नहीं तो सिर्फ डिस्कशन में क्या होता है, ये चीज़ें भूलते जाते हैं हम लोग। तो मैप के माध्यम से पढ़ाने का मकसद ये है कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। ये इंडिया का यदि हम मैप देख रहे हैं, इसके साथ बगल में पहले हम यहाँ पे नेपाल को क्लियर कर देते हैं कि नेपाल का क्षेत्र ये रहा अपना बगल में नेपाल। ये नेपाल का क्षेत्र है इस कलर वाला। इसके बाद हम यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे तिब्बत का जो क्षेत्र था। तिब्बत का क्षेत्र दोस्तों कुछ यूँ था हम लोगों से लगा हुआ। ये तिब्बत का क्षेत्र है, ये है तिब्बत का क्षेत्र रेड वाला। उसके बाद इसके ऊपर में चीन का जो क्षेत्र है, उस समय यहाँ जो चीन हुआ करता था उसका क्षेत्र है। ये चीन का ये बड़ा सा क्षेत्र था। अब तो खैर सब मिला करके ये तिब्बत और चीन का पूरा क्षेत्र मिला करके अब पूरा चीन हो गया। लेकिन उस समय जब आंग्ल तिब्बत युद्ध हुआ था तो ये मात्र इतना जो शेडेड रीजन है, यही रीजन था तिब्बत वाला। इन्हीं क्षेत्रों में ये युद्ध लड़े गए थे, आंग्ल तिब्बत युद्ध। मात्र एक युद्ध लड़ा गया था। यहाँ बीच में है भूटान। बीच में कौन है? यहाँ पे बगल में है, थोड़ा सा यहाँ पे यदि नज़र डालें तो ये भूटान का क्षेत्र है। ये यहाँ पे भूटान है। तो आंग्ल तिब्बत युद्ध यहीं पे लड़ा गया था। इसी के बारे में हम लोगों को अभी पढ़ना है। ये है आपका सीमा क्षेत्र तिब्बत का। किसका है? ये है तिब्बत का क्षेत्र। जब ये क्लियर हो जाता है मैप तो इसमें हम लोग देख पाएंगे कि क्यों ये युद्ध हुआ। एक्चुअली में उस समय जो स्थिति बनी हुई थी, उस समय की स्थिति ये थी कि ब्रिटिश अपना सीमा विस्तार लगातार करते जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना लगातार सीमा विस्तार करते जा रही थी, ब्रिटिश ईस्ट जो भी है। उसके बाद इधर से रूस का प्रभाव था। इधर से इन लोगों को डर था अंग्रेज़ों को रूस से। तो रूस के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए ये अपना अभियान जो है तिब्बत की ओर बढ़ा दिया था, ताकि हमारा भारत में जो ये लोग अपना शासन चला रहे थे वह सुरक्षित रह पाए। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग अब डिटेल से जानते हैं। क्षेत्र क्लियर होने के बाद उम्मीद है कि आपको क्षेत्र क्लियर हो गया होगा। तिब्बत का इतना क्षेत्र था। उसके बाद ऐसे पहले से भी आप लोग जानते भी होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आंग्ल तिब्बत युद्ध के बारे में यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि आंग्ल तिब्बत युद्ध जो है अभी हम लोगों ने देखा कि यह लड़ा गया था मुख्य रूप से 1903 से लेकर 1904 के बीच में। दिसंबर 1903 से लेकर के सितंबर 1904 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद यह जो है इसमें इसी तिब्बत युद्ध को जो है आंग्ल तिब्बत युद्ध को ही यंग हस्बैंड अभियान भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे कर्नल यंग हस्बैंड थे, इसलिए इसे यंग हस्बैंड अभियान भी कहा जाता है। और यह युद्ध रूस के प्रभाव को कम करने के लिए लड़ा गया था। रूस के प्रभाव को कम करने के लिए यह अभियान चलाया गया था, ताकि रूस का प्रभाव भारत की तरफ न बढ़ने लगे।
इसमें यदि हम नेतृत्वकर्ता की बात करें तो अंग्रेज के तरफ से यहाँ पे देखिए, अंग्रेजों की तरफ से मैकडोनाल्ड थे, मेजर मैकडोनाल्ड और कर्नल फ्रांसिस यंग हस्बैंड, ये मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। और वहीं यदि तिब्बत की तरफ से देखेंगे तो तिब्बत के तरफ से मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे वो दलाई लामा थे, 13वां दलाई लामा, जो कि वहाँ पे मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में थे। इनके सहयोग के रूप में डापोन टेलिंग भी थे। 13वां दलाई लामा के जो सहयोगी थे डापोन टेलिंग, और फ्रांसिस यंग हस्बैंड के जो सहयोगी थे वो कौन थे? मैकडोनाल्ड, मेजर मैकडोनाल्ड थे। ये दोनों मुख्य नेतृत्वकर्ता हम लोग अंग्रेज के तरफ से देख लिए और इधर तिब्बत के तरफ से भी देख लिए। अब इसमें इसी क्रम में कई लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है जो कि कारो ला की लड़ाई कही जाती है। कारो ला, ला मतलब पास होता है, दर्रा होता है, तो कारो दर्रा की लड़ाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय तक के इतिहास में सबसे ऊंची ये लड़ाई लड़ी गई थी। 5700 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर ये कारो ला की लड़ाई लड़ी गई थी, और उस समय तक के इतिहास में ब्रिटिश की तरफ से सबसे ऊंची लड़ाई लड़ी गई थी। और इसमें मुख्य नेतृत्व यदि यहाँ पे कारोला की लड़ाई में देखेंगे तो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे थी 8वां गोरखा रेजिमेंट और 32वां सिख रेजिमेंट। 8वां गोरखा रेजिमेंट और 32वां सिख रेजिमेंट का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वहीं तिब्बत की तरफ से सामान्य तिब्बत के जो अधिकारी थे, तिब्बत के जो ग्रामीण सैनिक थे, वही लोग यहाँ पे लड़ रहे थे, लेकिन अंततः इसमें गोरखा और सिख की, मतलब अंततः ब्रिटिश की कारोला की लड़ाई में जीत हुई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण लड़ाई है जो 5700 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर उस समय के इतिहास में सबसे ऊंची लड़ाई लड़ी गई थी। आगे इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो इस लड़ाई के क्रम में जब ये लड़ाई चलती रही तो उसके बाद अंत में एक संधि हुई। संधि क्या क्या हुई? उस संधि का नाम है ल्हासा की संधि। ये ल्हासा की संधि, ल्हासा जो है तिब्बत की राजधानी हुआ करती है भी। तो ल्हासा की संधि हुई थी 7 सितंबर 1904 को। 7 सितंबर 1904 को ल्हासा की संधि हुई पोटाला पैलेस में। ये ध्यान रखें कहाँ पे ल्हासा की संधि हुई थी? पोटाला पैलेस में 7 सितंबर 1904 को। यह संधि किनके किनके बीच हुई? कर्नल यंग हस्बैंड अंग्रेज के तरफ से, और उधर से दलाई लामा 13वां जो कि तिब्बती नेशनल असेंबली के तरफ से ये वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। तो इस संधि में निकल करके क्या आया? संधि होती है तो कुछ न कुछ परिणाम निकलते हैं। तो पहला बात इसमें निकल के आया कि ब्रिटिश को जो है अनुमति मिल गई कहाँ पे व्यापार करने की? तिब्बत में। दूसरा निकल करके आया क्या? 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया तिब्बत पे। कितना? 75 लाख रुपए का जुर्माना, जिसमें कि सक्षम नहीं थे तिब्बत इस जुर्माना को देने के लिए, तो 2/3 जुर्माना को कुछ समय के लिए माफ़ कर दिया गया और शेष जुर्माना जो है कैश में लिया गया। ये जो 2/3 जुर्माना जो माफ़ किया गया था वो थे अंग्रेज अधिकारी माफ़ करने वाले एम्पथीले। ये जो अधिकारी थे उस समय कार्यकारी वायसराय हुआ करते थे, और इन्होंने ही 2/3 जो जुर्माना लगाया था, तो 2/3 उसका हिस्सा माफ़ करके कुछ दिन के लिए इसको बोला बाद में आप दे दीजिएगा। लेकिन उसके बदले में क्या किया? ये 2/3 माफ़ किया, उसके बदले में क्या किया? चुम्बी घाटी जो है वहाँ, अभी हम लोग मैप के माध्यम से भी समझेंगे चुम्बी घाटी कहाँ है। चुम्बी घाटी जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में रहेगा, ऐसा तय हुआ कि 2/3 अभी हम माफ़ कर देते हैं, इसके एवज में हम चुम्बी घाटी आपसे रखेंगे। और अंग्रेज़ों ने अंततः 8 फरवरी 1908 तक इसको अपने कब्जे में रखा भी था। और इसमें क्या निकल कर के आया कि सिक्किम सीमा का निर्धारण किया गया। सिक्किम सीमा का निर्धारण इसी संधि, ल्हासा की संधि से हुई थी। और उसके बाद कुछ समय के बाद इसमें एक संशोधन हुआ 1906 में। तिब्बत में जो ल्हासा की संधि के तहत जो है सिक्किम का सीमा निर्धारण हुआ था, उसमें संशोधन के लिए एक सम्मेलन किया गया, आंग्ल चीन सम्मेलन। यह आंग्ल चीन सम्मेलन जो है ये 1906 में हुआ था, जिसमें कि तिब्बत की संधि को ल्हासा की संधि को संशोधित करके कुछ बातें उसमें निकल के आई, जिसमें कि अंग्रेज़ों को कई छूट दिए गए थे। तिब्बत से भी कई बातें जो शर्तें लगाई गई थी उसको भी कम कर दिया गया था, और इस हिसाब से आगे सम्मेलन ये हुआ था। आगे इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जो चुम्बी घाटी है, ये चुम्बी घाटी किधर है, जिस पे कि अंग्रेज़ों का 8 फरवरी 1908 तक कब्जा रहा जुर्माना के एवज में। तो इस चुम्बी घाटी को हम लोग पहले समझ लेते हैं मैप के माध्यम से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि हम लोग
देखें चुंबी घाटी को, तो यदि हम सीधा, यदि इसको हम पूरा ना बना करके ऐसे यदि दिखाएं, ये मान के चलिए सिक्किम है, सपोज ये है अपना सिक्किम, ठीक है। इसके साथ में यह भूटान का क्षेत्र हुआ करता था, और फिर ये अरुणाचल वगैरह का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह का क्षेत्र है। ये यदि हम इस हिसाब से इसको देखें, इधर नेपाल का क्षेत्र देख लेते हैं, इधर क्या है, नेपाल है। अब यहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं, पहले भूटान को यहाँ पे अलग कर देते हैं। ये भूटान का जो क्षेत्र है, ये मान के चलिए कुछ इस यूँ भूटान था, ये भूटान का क्षेत्र है। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है चुंबी घाटी, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र अभी हम लोग दिखा रहे हैं, ये वाला कलर वाला, ये शेडेड रीजन जो है, यही चुंबी घाटी हुआ करती थी। ये क्या है, ये है चुंबी घाटी, ये हो गया चुंबी घाटी, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें समझ लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या था कि इस जगह पे एक दर्रा है, चुंबी घाटी में जाने के लिए यहाँ पे एक दर्रा है, इस दर्रा का नाम है नाथुला दर्रा। ये दर्रा के माध्यम से हम लोग नाथुला दर्रा जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस नाथुला दर्रा से हम लोग चुंबी घाटी में जाते हैं। और यहीं पे एक और जगह है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा चर्चा में बना रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है यहाँ पे एक जगह छोटा सा, यहाँ पे डोकलाम, इसी जगह पे ये देख पा रहे हैं वाइट वाला, ये डोकलाम है। ये डोकलाम का एरिया इसी जगह पे है, और ये डोकलाम के एरिया में कई बार अभी भी हिंदुस्तानी और चीनी सैनिकों के बीच झड़प होती रहती है, और ये चर्चा में बना रहता है। तो ये चुंबी घाटी क्लियर हो गया होगा, नाथुला दर्रा क्लियर हो गया होगा, डोकलाम क्लियर हो गया होगा। तो ये चुंबी घाटी जो है लगभग कब तक रहा था अंग्रेज़ों के कब्जे में, ये रहा था लगभग 8 फरवरी 8 फैब 1908 तक ये कब्जे में रहा था। किसके कारण ये कब्जे में रहा था, क्योंकि वो ल्हासा की संधि में जो जुर्माना लगा था, वो जुर्माना नहीं दे पाए थे इसके एवज में। अब आगे इसमें बढ़ते हैं, अन्य तथ्य को भी देख लेते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट तथ्य पे हम लोग चलते हैं। चुंबी घाटी के बाद यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक वहाँ पे मैकमोहन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का नाम था मैकमोहन, शिमला सम्मेलन हुआ था कमेटी में, जिसकी अध्यक्षता मैकमोहन कर रहे थे अंग्रेज़ों की तरफ से। तो मैकमोहन की अध्यक्षता में जो है, मैकमोहन की अध्यक्षता में ये एक कमेटी बनाई गई, जिसमें एक सम्मेलन हुआ, शिमला सम्मेलन हुआ था, और अंग्रेज की तरफ से मैकमोहन अध्यक्षता कर रहे थे, और तिब्बत की तरफ से लोन चेन यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। इससे क्या, इस शिमला सम्मेलन में क्या हुआ, मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई। ये मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारित हुई शिमला सम्मेलन के माध्यम से, और इसमें ये तय हुआ था कि तवांग का क्षेत्र, ये अरुणाचल में पड़ता है। तवांग कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है तवांग क्षेत्र। ये तवांग क्षेत्र और तिब्बत का कुछ दक्षिणी हिस्सा जो है भारत के कब्जे में रहेगा, ऐसा मैकमोहन रेखा के माध्यम से और शिमला समझौता के माध्यम से ये निर्धारित किया गया था। इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे मैप के माध्यम से कि कहाँ पे है मैकमोहन रेखा। आइए मैप में देख लेते हैं मैकमोहन रेखा किधर है। यहाँ पे यदि मैप को हम समझेंगे पहले, तो पहले LAC को समझ लेते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन और भारत के सीमा के बीच लगती है। उसके बाद मैकमोहन रेखा पे हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है, यदि इसको हम इंडिया का मैप मानते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे यदि ये हो गया लद्दाख का रीजन, ठीक है, ये हो गया आपका छोटा सा इंडिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एरिया है, लद्दाख से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो उत्तराखंड का एरिया है, इस एरिए को, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला जो ये एरिया है, ये दोनों एरिया को मिला करके LAC बोला जाता है। ये दोनों क्या है, LAC है। ये दोनों एरिया को LAC है, ये देख पा रहे हैं। तो LAC ये यहाँ पे है, जो कि भारत और चीन के बीच में LAC लगता है, इंडिया एंड चाइना के बीच,
चाइना के बीच। अब यहाँ पे मैकमोहन रेखा को समझ लेंगे तो और आसान हो जाएगा। मैकमोहन रेखा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ सिक्किम का क्षेत्र से होते हुए इधर भूटान, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर नॉर्थ ईस्ट का पूरा पार्ट यदि हम यहाँ पे दिखा दें तो ये हो गया आपका सिक्किम, और ये हो एक देख लीजिए, ये हो गया सिक्किम, ये हो गया सिक्किम, है ना। यहाँ पे हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, यही है मैकमोहन रेखा। ये रेड वाला शेडेड रीजन जो है ये कौन है, मैकमोहन रेखा है। तो यही मैकमोहन रेखा निर्धारित हुई थी कब, 1914 में। किसके माध्यम से, शिमला समझौता के माध्यम से यह निर्धारित हुई थी। तो इस चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे समझ करके आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं, एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे रह गया जिसको कि समझ लें तो इसमें कुछ बचेगा नहीं फिलहाल, कि एक चीन का जो अंततः जो कब्जा हुआ तिब्बत पे वो कैसे हुआ। वो कई बार लड़ाइयाँ होती रही चीन का कब्जा होने के लिए, तिब्बत पे कई बार कब्जा करने के लिए चीन अपना अभियान चलाता रहा, लेकिन 1950-51 में अंततः माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन का जो पूर्णतः कब्जा हुआ किस पे, तिब्बत पे। जब चीन का पूर्णतः कब्जा हो गया तो अप्रैल 1959 में जो है 14वां दलाई लामा भारत में शरण ले लिया। कब, अप्रैल 1959 से। यही अप्रैल 1959 के बाद भारत और चीन के बीच जो है खटास बढ़ता गया और मतभेद होता रहा, जिसका परिणाम हुआ 1962 का युद्ध। 1962 का युद्ध। ये 14वां दलाई लामा जो है, इनका मूल नाम है तेनजिन ग्यानत्सो। तेनजिन ग्यानत्सो मूल नाम क्या है 14वां दलाई लामा का, तेनजिन ग्यानत्सो। और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी 1989 में दिया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा आंग्ल और तिब्बत का युद्ध जो है समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आगे भी इसी तरह से समझ में आता रहेगा, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जब बढ़ेंगे तो आपको अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।